सिक्स्थ क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। सिक्स्थ क्वेश्चन कल मैंने छोड़ा था, मैंने कहा था कि ये दो कर्व्स के बीच में कॉम्बिनेशन का क्वेश्चन है। सो टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट द क्वेश्चन व्हिच आर बेस्ड ऑन द कॉम्बिनेशन ऑफ द टू कर्व्स। अब यहाँ पे पहला कर्व मेरे पास आ रहा है x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इज इक्वल टू 4 एंड वी नो दैट x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इज इक्वल टू 4 इज अ सर्कल with center 0 0, center at origin and radius 2 units। इसका रेडियस हमारे पास होता है 2 यूनिट्स। और उसके बाद जो ये x √3y है, because x and y both are linear powers, therefore this is the equation of a straight line। अब अगर मैं इसकी रफ डायग्राम थोड़ी सी ड्रॉ करके देखता हूं तो this will be is equals to x axis and this is y axis। अब इसके बाद यहाँ पे एक सर्कल ड्रॉ करते हैं जिसका सेंटर 0 0 और रेडियस अगर 2 यूनिट होता है। नाउ दिस इज अ सर्कल विद सेंटर 0 0 एंड इफ रेडियस इज 2 यूनिट देन दिस पॉइंट विल बी 2, 0। अब अगर हमारे पास सिंगल कर्व होता है तो हम लोग लिमिट्स ले लेते हैं 0 से लेकर 2 यूनिट तक, लेकिन अब यहाँ पे मेरे पास यहाँ इसमें कहा हुआ है कि ये x √3y के साथ भी कट कर रही है और एरिया हम लोगों ने फर्स्ट क्वाड्रेंट में फाइंड करना है। अब x √3 √3y की अगर स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करता हूं, चेक कीजिए, वो मेरे पास इस तरह से बनेगी x √3y। ये लाइन इस तरह से बनती है कि अगर x की वैल्यू नेगेटिव पुट करें तो y की वैल्यू भी नेगेटिव आती है और x की वैल्यू पॉजिटिव पुट करें तो y की वैल्यू भी पॉजिटिव। सो इट मींस दिस लाइन विल मूव इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट एज वेल एज इन द थर्ड क्वाड्रेंट। अब इसके बाद चेक कीजिए, हमको कहा है कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में जो आंसर आता है इन दोनों कर्व्स के बीच का वो एरिया फाइंड आउट करना है। It means I need to find out this area। अब अगर इस एरिया को फाइंड आउट करना है तो चेक कीजिए, अब यहाँ पे एक मैं रफ डायग्राम बना रहा हूँ। मेरे पास एक स्ट्रेट लाइन ये है जो x एक्सिस को रिप्रेजेंट कर रही है और एक स्ट्रेट लाइन मेरे पास ये है और उसके बाद मेरे पास एक ये कर्व्ड पाथ है। एक तरह से मुझे ये सेक्टर का एरिया फाइंड आउट करना है। तो अब इसमें क्या करता हूँ, जहां पे ये जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है इस लाइन का और कर्व का, मैं वहां से एक स्ट्रेट परपेंडिकुलर ड्रॉ करता हूँ। तो इट मींस यहां से अगर परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, एक एरिया मैंने ये वाला फाइंड आउट करना है और दूसरा एरिया मैंने ये वाला फाइंड आउट करना है। अब अगर हमारे पास इस तरह से दो एरिया आ गए हैं और जिस दिन हम लोगों ने ये चैप्टर स्टार्ट किया था मैंने ये कहा था कि अगर हमारे पास दो एरियाज आते हैं और वहां से हम लोगों ने चेक करना कि एक कर्व ऊपर है और एक कर्व नीचे है या हमारे पास दोनों कर्व साथ में पड़े हुए हैं। अब यहाँ पे इतना पोर्शन और उसके बाद ये वाला पोर्शन दोनों साथ में पड़े हुए हैं। आई कैन नॉट से दैट कि एक कर्व ऊपर है और दूसरा कर्व नीचे है। तो रिक्वायर्ड एरिया मेरे पास कितना हो जाएगा, जो रिक्वायर्ड एरिया होगा बेटा जी वो एरिया होगा इस लाइन के नीचे का एरिया प्लस जो ये कर्व्ड फिगर है इसके नीचे का एरिया। तो इट मींस आई नीड टू फाइंड आउट एरिया ऑफ दिस ट्रायंगल एज वेल एज एरिया ऑफ दिस कर्व्ड पाथ। तो इसको अगर हम लोग नेमिंग दे दें, दिस इज ए, दिस इज बी एंड दिस इज सी, तो एक तरह से मेरे पास रिक्वायर्ड एरिया हो जाएगा OABC which will be the addition of OAC as well as ABC। OAC और ABC का एडिशन होगा हमारे पास। तो इसका मतलब क्या है कि अगर इस ट्रायंगल का नीचे वाले ट्रायंगल का एरिया निकालना तो पहले ही तो बात है मेरे पास ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होना चाहिए। एक बार याद रख लीजिएगा, जब भी हमारे पास ये क्वेश्चन आते हैं जहां पे दो कर्व होते हैं, अगर वहां से हम लोगों ने एरिया फाइंड आउट करना होता है तो क्या एरिया होगा, सबसे पहले वी नीड टू फाइंड आउट द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द टू कर्व्स। ठीक है, तो सबसे पहले दिस विल बी द इक्वेशन नंबर 1 एंड दिस विल बी इक्वेशन नंबर 2। अब यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, फर्स्टली वी विल फाइंड आउट द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द टू कर्व्स। यहाँ पे लिखते हैं फर्स्टली we will find point of intersection of two curves। अब यहाँ पे जब पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन फाइंड आउट करना होता है तो इसका मेथड बेटा ये होता है कि किसी एक कर्व में से x की वैल्यू या y की वैल्यू निकाल के दूसरे कर्व में हम लोग पुट कर देते हैं। अब जैसे यहाँ पे x की वैल्यू √3y है, मैं यहाँ से x की वैल्यू इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर देता हूँ। यहाँ लिखते हैं फ्रॉम 1 and 2। यहाँ पे देखिए x की वैल्यू √3y होल स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4 और वी कैन से दैट 4y स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4, y स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1। तो इट एम्प्लाइज y इज इक्वल्स टू प्लस माइनस 1 आ जाएगा। और अगर y इज इक्वल्स टू प्लस माइनस 1 आ गया, इट एम्प्लाइज फ्रॉम 2
x की वैल्यू भी हमारे पास प्लस माइनस अंडर रूट 3 आ जाती है। मतलब अगर प्लस का 1 ले लेंगे y की वैल्यू, तो x की वैल्यू हमारे पास प्लस का अंडर रूट 3 आ जाएगी। अगर y की वैल्यू माइनस 1 लेते हैं तो x की वैल्यू हमारे पास माइनस अंडर रूट 3 आ जाएगी। दैट इज पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन r, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन r एक हो जाएगा अंडर रूट 3,1 और एक हो जाएगा माइनस अंडर रूट 3,-1। अब चेक कीजिए, ये स्ट्रेट लाइन इस कर्व को दो पॉइंट पे कट कर रही है, एक ये पॉइंट है और एक ये पॉइंट है। सो दिस पॉइंट विल बी अंडर रूट 3,1 एंड दिस पॉइंट विल बी अंडर रूट 3 माइनस का और माइनस का 1। लेकिन अब यहां ध्यान दीजिए, इस क्वेश्चन में मुझे ये कहा गया है कि वी नीड टू फाइंड आउट द रिक्वायर्ड एरिया इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट ओनली। और अगर फर्स्ट क्वाड्रेंट में फाइंड आउट करना है तो मेरे पास इस पॉइंट की कोई इंपॉर्टेंस नहीं है। तो मेरे पास इंपॉर्टेंस किस पॉइंट की है? सिर्फ पॉइंट ए की। ठीक है जी। अब इसके बाद जब हम लोग पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन फाइंड आउट कर लेते हैं, देयरफॉर रिक्वायर्ड एरिया अकॉर्डिंग टू डायग्राम या अकॉर्डिंग टू फिगर विल बी इक्वल्स टू एरिया OAC प्लस एरिया ABC। चेक कीजिए, मैंने किसी को कोई ट्रायंगल या किसी को कोई कर्व नहीं लिखा, सीधा डायरेक्टली लिख दिया एरिया OAC एंड एरिया ABC। अब OAC का एरिया निकालने के लिए लिमिट्स मेरे पास 0 से लेकर इस C पॉइंट तक हो जाएगी। चेक कीजिए, C में x की वैल्यू अंडर रूट 3 आएगी, सो इट विल बी इक्वल्स टू 0 से लेकर अंडर रूट 3 y dx प्लस एरिया ABC, ये यहां से A से शुरू होकर B तक जा रहा है, सो इट विल बी अंडर रूट 3 से लेकर 2 तक y dx। अब इसके बाद हम लोगों ने ये डिसाइड करना है कि यहाँ पे y की वैल्यू कौन सी पुट करनी है और यहाँ पे y की वैल्यू कौन सी पुट करनी है, क्योंकि मेरे पास दो कर्व आए हैं। अब यहाँ पे देखिए जरा ध्यान से कि 0 से लेकर अंडर रूट 3 तक मेरे पास स्ट्रेट लाइन जा रही है। चेक कीजिए डायग्राम में, 0 से लेकर अंडर रूट 3 तक अगर स्ट्रेट लाइन जा रही है तो यहाँ पे मैं y लाइन लिखूंगा और उसके बाद A पॉइंट से लेके B पॉइंट तक मेरे पास कर्व्ड पोर्शन है और वो कर्व्ड पोर्शन सर्कल का था, तो मैं यहाँ पे y सर्कल लिखूंगा। बेटा ये चीजें मेंशन करनी इसमें जरूरी होती हैं कि हम लोगों ने कहाँ पे कौन सा y लेना है। यहाँ पे मैं y लाइन ले रहा हूँ और यहाँ पे y सर्कल ले रहा हूँ। इसके बाद दिस इज इंटीग्रल 0 टू अंडर रूट 3 y लाइन, यहाँ से y की वैल्यू बेटा देखिए क्या आती है, x ओवर अंडर रूट 3, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ x ओवर अंडर रूट 3 इंटू dx प्लस देन सेकेंड पार्ट अंडर रूट 3 से लेकर 2 तक y सर्कल। सर्कल की इक्वेशन ये थी, यहाँ से सर्कल का y की वैल्यू हमारे पास आ रही है अंडर रूट ऑफ 4 माइनस एक्स स्क्वायर, तो मैं यहाँ पे अंडर रूट ऑफ 4 माइनस एक्स स्क्वायर dx पुट कर देता हूँ। ठीक है जी। अब इसके बाद हम लोगों ने क्या करना है, इन दोनों का इंटीग्रल करना है और इसके बाद इंटीग्रेशन को सॉल्व करना है। सो बेटा ऐसे कीजिए, आप यहाँ तक नोट कर लीजिए, उसके बाद फिर आगे सॉल्व करते हैं हम लोग। इसके बाद इस स्टेप के बाद हम लोग इंटीग्रेशन करते हैं। दिस इज इक्वल्स टू 1 बाय अंडर रूट 3 बाहर निकाल देता हूँ और x का इंटीग्रेशन x स्क्वायर बाय 2 एंड लिमिट्स आर फ्रॉम 0 टू अंडर रूट 3। उसके बाद सेकंड जो है 4 माइनस एक्स स्क्वायर, बेटा इसको चेक कीजिए, इसको अंडर रूट ऑफ 2 का स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर लिख सकते हैं और 2 का स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर मतलब अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। दैट विल बी इक्वल्स टू x by 2 अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस a स्क्वायर by 2। चेक कीजिए, a स्क्वायर होता है 2 का स्क्वायर, सो 4 by 2 साइन इनवर्स x ओवर a और लिमिट्स हमारे पास हो जाएगी अंडर रूट 3 से लेकर 2 तक। इसके बाद हम लोग लिमिट्स अप्लाई करते हैं, ये हमारे पास आता है 1 by अंडर रूट 3 एंड दिस विल बी इक्वल्स टू 3 by 2 माइनस 0 प्लस, सबसे पहले जब हम लोग इसमें 2 पुट करते हैं, ये आता है 2 by 2 अंडर रूट ऑफ 4 माइनस 4 प्लस 4 by 2 साइन इनवर्स 2 ओवर 2। इसके बाद माइनस लेके हम लोग अंडर रूट 3 वैल्यू पुट करते हैं, माइनस x की जगह अंडर रूट 3 by 2 इंटू 4 माइनस अंडर रूट 3 का स्क्वायर और ये भी हमारे पास माइनस हो जाएगा, माइनस 4 by 2 साइन इनवर्स अंडर रूट 3 by 2। Now this thing will become equals to 3 over 2 under root 3 plus ये टर्म 0 हो जाएगी क्योंकि अंडर रूट में देखिए 4 माइनस 4 है, 0 मल्टीप्लाई बाय समथिंग इज 0। सेकंड टर्म
ये आ जाएगा 2 इंटू साइन इनवर्स 1 माइनस ये बचेगा √3/2 क्योंकि 4 - 3 1 रह जाएगा और ये कैंसल आउट हो गए -2 इंटू साइन इनवर्स √3/2। इसके बाद वैल्यूज पुट करते हैं 3/2 √3 प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय पाई/2 क्योंकि साइन इनवर्स 1 मतलब 90 डिग्री की वैल्यू माइनस √3/2 माइनस 2 मल्टीप्लाई बाय साइन इनवर्स √3/2 होता है पाई/3 की वैल्यू 60 डिग्री की। सो अब यहाँ पे सॉल्व करते हैं। ये देखिए इन दो टर्म्स को इकट्ठा करना है, इकट्ठा कर सकते हैं और उसके बाद ये पाई वाली टर्म्स को इकट्ठा करना है, पाई वाली टर्म्स को इकट्ठा कर सकते हैं। सो दिस इज कैंसल्ड आउट विद दिस, तो हमारे पास आता है 3/2 √3 माइनस √3/2 प्लस पाई माइनस 2 पाई/3 और जब पाई माइनस 2 पाई/3 करेंगे हमारे पास आंसर बच जाएगा पाई/3 एंड दिस विल बी इक्वल्स टू ये √3 इसके साथ कैंसिल आउट हो गए √3 हो जाता है। चेक कीजिए डिनोमिनेटर वाला √3 इसके साथ कैंसिल आउट हो गए √3 हो जाएगा। सो √3/2 प्लस का √3/2 माइनस का ये कैंसिल आउट हो गए 0 और पाई माइनस 2 पाई/3 इज पाई/3। सो आवर आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज पाई/3 स्क्वायर यूनिट्स। अंडरस्टैंड? नोट कीजिए बेटा जी। आई एम गोइंग टू स्टार्ट 9th क्वेश्चन। y is equals to x square and y is equals to mod x. This is equation number 1, this is equation number 2. अगेन दो कर्व दिए हुए हैं। सबसे पहले मैं थोड़ी सी रफ डायग्राम ड्रॉ कर दूं। बेटा अगर हम लोग रफ डायग्राम ड्रॉ करना चाहते हैं, सी हियर दिस इज x डैश x एंड दिस इज y डैश एंड y। अगर मॉड x की ग्राफ ड्रॉ करना है ना तो बेटा मॉड x का ग्राफ इस तरह से होता है, सिमेट्रिकल इन बोथ फर्स्ट एंड सेकंड क्वाड्रेंट, ठीक है, एंड इंटरसेक्टिंग ईच अदर एट पॉइंट O। एक्चुअल में जो y इक्वल्स टू मॉड x होता है इसका मतलब होता है y इक्वल्स टू x एंड माइनस x इफ x इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 इफ x इज लेस देन 0। ये +1 क्लास में हम लोग डेफिनेशन बताते हैं मॉडुलस फंक्शन की। उसके अकॉर्डिंगली यहाँ तो हमारे पास फर्स्ट क्वाड्रेंट में स्ट्रेट लाइन होती है, यहाँ सेकंड क्वाड्रेंट में स्ट्रेट लाइन होती है। इसके बाद दूसरा ग्राफ है y इक्वल्स टू x स्क्वायर। इसको हम लोग इस तरह से पढ़ सकते हैं x स्क्वायर इज इक्वल्स टू y या x स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4ay के अकॉर्डिंगली है हमारे पास ये ग्राफ। और अगर x स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4ay है वो हमारे पास होता है अपवर्ड पैराबोला जो ओरिजिन से टच करके निकलता है इस तरह से। तो अब ये देखिए हमारे पास जो ये ग्राफ बना है वो इस तरह से शेडेड पोर्शन बना है और ये शेडेड पोर्शन फर्स्ट और सेकंड क्वाड्रेंट दोनों में सिमेट्रिकल है। और अगर ये ग्राफ देखें तो ग्राफ के एक पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ये है, सेकंड इज वन दिस वन एंड थर्ड वन इज दिस। चलिए ये तो नेचुरल सी बात है, ओरिजिन है हमारे पास, ये हम लोग फाइंड आउट कर लेते हैं। अब हम वी नीड टू फाइंड आउट द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। लेट अस कंसीडर A एंड दिस इज B। A और B हम लोगों ने पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन फाइंड आउट करने हैं। तो फर्स्टली वी विल फाइंड आउट पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन फ्रॉम 1 and 2। यहाँ चेक कीजिए y की वैल्यू मॉडुलस x है तो मैं लिख रहा हूँ मॉड x इज इक्वल्स टू x स्क्वायर। इसको दूसरी साइड पे ले जाते हैं, x स्क्वायर माइनस मॉडुलस x इज इक्वल्स टू 0। मॉड x कॉमन निकल जाएगा, अंदर यहाँ पे मॉड x माइनस 1 रह जाता है। याद कीजिए x स्क्वायर जो होता है वो मॉडुलस x का स्क्वायर होता है, तो मॉडुलस x कॉमन निकल सकता है। एक बार आता है मॉड x इज इक्वल्स टू 0, एक बार आता है मॉड x इज इक्वल्स टू 1। यहाँ से x की वैल्यू 0 और x की वैल्यू प्लस माइनस 1। इसका मतलब 3 पॉइंट हो गए, x इज इक्वल्स टू 0, x इज इक्वल्स टू 1, x इज इक्वल्स टू माइनस 1। और जब x इज इक्वल्स टू 0 पुट करते हैं इक्वेशन नंबर 2 में पुट कर लीजिए या इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर लीजिए। y की वैल्यू 0, सिमिलरली x इज इक्वल्स टू 1 इसमें पुट करते हैं, y इज इक्वल्स टू 1 एंड x इज इक्वल्स टू माइनस 1 भी इसमें पुट करते हैं तो y इज इक्वल्स टू 1। तो 3 पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आते हैं, दैट इज पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शंस आर one is 0 0, second one is 1 1 and third one is minus 1 1। तो इसका मतलब point A is 1 1, second point 0 0 already written and third point is minus 1 1। now अब देखिए जो ये कर्व है फर्स्ट क्वाड्रेंट एज वेल एज सेकंड क्वाड्रेंट दोनों में सिमेट्रिकल है। तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग सिर्फ फर्स्ट क्वाड्रेंट का एरिया निकाल लेते हैं, उसको 2 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, दैट विल सॉल्व आवर पर्पस।
So required area according to figure, according to diagram या according to figure is equals to 2 time area. ये देखिए this is OA, let us consider यहाँ पे कोई पॉइंट C ले लेता हूँ, एरिया OAC. This is equals to 2 टाइम इंटीग्रल x की वैल्यू यहाँ पे 0 और यहाँ x की वैल्यू 1, 0 से लेकर 1. बेटा याद रखिए जब भी हम लोगों ने लिमिट्स लेनी है, आइदर x एक्सिस की लिमिट्स लेनी है और y एक्सिस की लिमिट लेनी है. अब यहाँ पे मैं x की लिमिट ले रहा हूँ और y की लिमिट. एक्चुअल में ये इस तरह से हम लोग कंसीडर कर सकते हैं डॉटेड लाइन लगा के. अब इसके बाद चेक कीजिए, यहाँ पे क्लियरली मेंशन या क्लियरली दिखाई दे रहा है कि स्ट्रेट लाइन पैराबोलिक कर्व के ऊपर है. और अगर स्ट्रेट लाइन पैराबोलिक कर्व के ऊपर है तो मैं ऐसे लिखूंगा y लाइन माइनस y पैराबोला. पिछले क्वेश्चन में दोनों कर्व साथ साथ में पड़े हुए थे. जहां तक स्ट्रेट लाइन था तो उसके नीचे कोई भी कर्व सर्कल का नहीं था, और सर्कल था तो उसके ऊपर कोई स्ट्रेट लाइन नहीं जा रही थी. लेकिन यहां से O से लेकर A तक चेक कीजिए, स्ट्रेट लाइन ऊपर है और इसके नीचे पैराबोलिक कर्व जा रहा है. और अगर पैराबोलिक कर्व जा रहा है तो उसके बाद फिर हम लोग क्या कर सकते हैं, दिस इज इक्वल्स टू 2 into 0 से 1 y लाइन मतलब x की वैल्यू x मॉडुलस लिख लेते हैं dx माइनस 2 टाइम 0 to 1 y पैराबोला x स्क्वायर dx. अब बेटा ये मॉडुलस का हम लोगों ने इंटीग्रेशन का फॉर्मूला नहीं पढ़ा, लेकिन यहाँ चेक कीजिए 0 से 1 x की वैल्यू पॉजिटिव है. चेक कीजिए 0 से ग्रेटर है तो पॉजिटिव होती है, तो हम लोग इसको लिख लेते हैं 2 टाइम 0 to 1 x dx माइनस 2 टाइम 0 to 1 x स्क्वायर dx. इसके बाद दोनों का इंटीग्रेशन करते हैं, ये आ जाता है 2 into x स्क्वायर बाय 2 0 से 1 माइनस 2 into x क्यूब ओवर 3 0 से 1. ये 2 और 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ बच जाएगा 1 माइनस 0 माइनस 2 into 1 by 3 minus 0, that is 1 minus 2 by 3, और सॉल्व करते हैं तो हमारे पास आंसर आता है 1 by 3 square units, and that will be your answer for this question. And question is, find out the area bounded by the curve x square is equals to 4y and the line x is equals to 4y minus 2. X square is equals to 4y, equation number 1, and x is equals to 4y minus 2. This is equation number 2. We need to find out the area bounded by these two curves. अब x square is equals to 4y, बेटा जी फिर से हमारे पास अपवर्ड पैराबोला हो जाता है. This is y dash, x dash, y and x. अपवर्ड पैराबोला हो जाएगा हमारे पास x square is equals to 4y and x is equals to 4y minus 2. अब इसकी स्ट्रेट लाइन का रफ डायग्राम हम लोगों ने बनानी है. तो ये हमारे पास अगर x की वैल्यू y की वैल्यू 0 पुट करते हैं तो x की वैल्यू -2 आती है. y की वैल्यू 0 और x की वैल्यू -2, यहाँ पे कहीं पॉइंट हो जाएगा 0, -2. इसके बाद x की वैल्यू 0 पुट करते हैं तो y की वैल्यू 1/2 आती है, वो यहाँ पे कहीं आ जाएगा. तो हम लोग ये दो पॉइंट्स को ज्वाइन करके देख सकते हैं, हमारी स्ट्रेट लाइन इस तरह से पास हो जाएगी. इसके बाद ये पॉइंट को रब कर देना है. अब देखिए हमारे पास ये वाला पोर्शन रह गया है and we need to find out area of this portion. Let us consider this is point A, this is point O and this is point B. Indirectly we need to find out the area bounded by the region AOB. Region AOB बोल रहा हूँ, कोई ट्राइंगल, कोई रेक्टेंगल etc. नहीं. Firstly we need to find out the point of intersection from 1 and 2, from 1 and 2. अब देखिए x स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4y है और वहां x इज इक्वल्स टू 4y माइनस 2. मैं क्या करता हूं, 4y की वैल्यू यहां पुट कर देता हूं, x इज इक्वल्स टू x स्क्वायर माइनस 2, और वी कैन से दैट x स्क्वायर माइनस x माइनस 2 इज इक्वल्स टू 0. मिडिल टर्म स्प्लिट करते हैं, x माइनस 2 इनटू x प्लस 1 बचता है, दैट इज x इज इक्वल्स टू -1 एंड x इज इक्वल्स टू 2. इसके बाद ये वैल्यूज हम लोग इक्वेशन नंबर 2 में ही पुट कर लेते हैं. जब x की वैल्यू -1 आती है यहाँ पे तो y की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 1/4, और x की वैल्यू 2 आती है तो y की वैल्यू हमारे पास आ जाती है 1. दैट इज पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आर
First one is minus 1 comma 1 by 4 and second one is 2 comma 1. यानी कि जो ये पॉइंट A है, this point is minus 1 comma 1 by 4 और जो पॉइंट B है that is 2 comma 1. ठीक है जी। अब हम लोगों ने एरिया फाइंड आउट करना है बाउंडेड बाय द रीजन OAB। तो अब हमारे पास लिमिट्स क्या क्या आ गई हैं बेटा जी? लिमिट हमारे पास आ जाएगी -1 से लेकर 2 तक, क्योंकि हम लोग वैल्यू ऑफ x लेते हैं। देयरफॉर अकॉर्डिंग टू फिगर रिक्वायर्ड पोर्शन या रिक्वायर्ड एरिया इज इक्वल्स टू एरिया बाउंडेड बाय रीजन AOB। ठीक है जी। रीजन AOB के थ्रू जो एरिया हम लोगों ने बाउंड्री फाइंड आउट करना है दैट विल बी द रिक्वायर्ड एरिया। अब इस रिक्वायर्ड एरिया को हम लोग फाइंड आउट करना चाहते हैं। मैं ऐसे कर देता हूं, यहीं पे लिख देता हूं डायरेक्टली, इंटीग्रल -1 से लेकर 2 तक। चेक कीजिए बेटा, x पॉइंट -1 था और b पॉइंट यहाँ पे 2 था और वी आर टेकिंग लिमिट्स फॉर द x एक्सिस। -1 से लेकर 2, अगेन y लाइन माइनस y पैराबोला। और बेटा जी मैंने आपको पहले बताया कि ये y लाइन माइनस y पैराबोला कैसे आया है, क्योंकि डायग्राम को देखकर हमको दिखाई दे रहा है कि जो लाइन है वो ऊपर से जा रही है और पैराबोला नीचे से जा रहा है। तो y लाइन माइनस y पैराबोला करेंगे। सो दिस विल बी इक्वल्स टू -1 to 2 y लाइन। यहां से y की वैल्यू निकालनी, देखें x प्लस 2/4 आती है। चेक कीजिए, यहां से जब y की वैल्यू निकालनी है 2 दूसरी साइड चला जाएगा, x प्लस 2/4 माइनस दोबारा से -1 से 2 y पैराबोला, इट विल बी x²/4 dx। 1/4 बाहर निकाल देता हूं मैं, -1 to 2 x plus 2 dx and here also -1/4 -1 to 2 x² dx। now ओवरऑल 1/4 मैं बाहर निकाल लेता हूं, अंदर मेरे पास रह जाता है x²/2 प्लस 2x, क्योंकि x का इंटीग्रेशन होता है x²/2 और 2 का इंटीग्रेशन 2x माइनस x² का इंटीग्रेशन x³/3 एंड लिमिट्स आर फ्रॉम -1 to 2। आफ्टर दिस लिमिट्स पुट करते हैं, पहले अपर लिमिट पुट करनी है उसके बाद लोअर लिमिट। दिस इज इक्वल्स टू 1/4 इंटीग्रल x की जगह पे हम लोग 2 पुट करेंगे, ये आ जाएगा 4/2 प्लस 2 into 2 माइनस 2^³ ये तो हुई हम लोगों ने अपर लिमिट पुट कर दी। अब लोअर लिमिट पुट करना होता है तो माइनस का साइन लगा देते हैं, माइनस दोबारा से मैं 1/4 लिख रहा हूं। अब यहाँ पे -1 पुट किया, दिस विल बी 1/2 प्लस 2 into -1 माइनस -1^³ ठीक है जी। अब इसको सॉल्व करते हैं, दिस विल बी 1/4 into ये और ये कैंसिल आउट हो गए 2 और ये 2 to the 4 4 plus 2 हमारे पास हो जाएगा 6 minus 8/3 minus 1/4 1/2 minus 2 plus 1/3 1/4 और इधर एलसीएम हो जाएगा 3 18 minus 8 minus 1/4 and here LCM is 6, तो ये आ जाएगा 3 minus 12 plus 2। फर्दर सॉल्व करते हैं, ये आ जाएगा 10/12, 18 minus 8 is 10/12 and this will become -7/6 और ये इसके साथ मल्टीप्लाई हो गए प्लस 7/24। ठीक है जी। अब इसके बाद एलसीएम वगैरह लेकर सॉल्व करते हैं तो हमारे पास आ जाता है 27/24 स्क्वायर यूनिट्स। सो इट्स आंसर विल बी 27/24 स्क्वायर यूनिट, या फिर इसको 3 के टेबल पे हम लोग कैंसिल कर देते हैं एंड आवर आंसर, मैं बेटा ऊपर लिख रहा हूं यहाँ पे आंसर इज 9/8 स्क्वायर यूनिट्स। 3 के टेबल पे कैंसिल आउट होता है बेटा 27/24, so our answer will be 9/8 square units। ओके जी।
Okay, students, we'll meet for the next lecture, and in the next lecture we'll discuss exercise 8.2.